आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान नजमानी। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस यूपी पर है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी यूपी के 80 सीटें दिल्ली के भविष्य का फैसला करेंगी, जिसके लिए तमाम दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 80 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। भाजपा ने अब तक के लोकसभा चुनाव में इस लक्ष्य को लेकर कभी भी चुनावी मैदान में कदम नहीं रखा है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी लक्ष्य 75 सीटों का ही कहा जाता रहा है, लेकिन साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 80 में से भाजपा को 71 सीटें और एनडीए को कुल 73 सीटों पर जीत मिली। वहीं साल 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को अगर हम बात करें तो 62 सीटें मिली थी। दरअसल इस साल विपक्ष की रणनीति जोरदार थी। भाजपा के सामने प्रदेश के दो सबसे बड़े विपक्षी दल एक साथ खड़े हुए थे, यानी कि एक साथ सामने थे। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन ने जमीन पर असर दिखाया। हालांकि पार्टी के वोट शेयर बढ़े, लेकिन सीटों की संख्या में कमी आ गई। इस बार भाजपा एक अलग ही रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है। अब तक प्रदेश के जो राजनीतिक समीकरण बनते दिख रहे हैं, वो पार्टी के माहौल को कहीं न कहीं अनुकूल एक माहौल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जिस तरह चुनावी मैदान में अपनी ताकत को दिखाना शुरू कर दिया है, उससे ये कहा जा रहा है कि सपा अपने पुराने एजेंडे पर लौटती हुई दिख रही है। सपा की कोशिश अपने कोर वोट बैंक यादव मुस्लिम को साधते हुए दलित और ओबीसी को जोड़ने की भी है। आपको बताते चले कि यूपी में सपा प्रशिक्षण शिविर के साथ साथ लोक जागरण यात्रा भी निकाल रही है और सामाजिक न्याय के साथ ही जातीय जनगणना को लेकर एक माहौल तैयार कर रही है। इसकी शुरुआत लखीमपुर खीरी से हो भी गई है। वहीं सपा का जिस जिले में कार्यक्रम होगा, वहां रथ यात्रा निकालकर भाजपा के खिलाफ मुद्दों को धार देने की कोशिश की जाएगी। यूपी में सपा ने नए तेवर और नए कलेवर के साथ नजर आने का प्लान बनाया है। माना जा रहा है कि पार्टी ने हिंदुत्व का कार्ड खेलने का भी मूड बनाया है। तो 2024 को लेकर के जो तमाम पार्टियां हैं, उनका क्या कुछ प्लान है और साथ ही साथ जो जनता है वो किसके पक्ष में ज्यादा दिखाई दे रही है, और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ गेस्ट का एक पैनलिस्ट जुड़ चुका है। जहां अश्विनी शाही भाजपा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, तो वही महेश आर्य सपा से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वही आमिर साबरी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, सीधा मैं इस चर्चा की शुरुआत करूंगी अश्विनी शाही जी से। देखिए अश्विनी शाही जी, अगले साल यानी कि 2024 में आम चुनाव है। उससे पहले जो दो राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, जहां कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। इस बात को पूरे देश और पूरे प्रदेश ने देखा था। तो क्या माना जाए कि मिशन 80 को लेकर अब भाजपा की जो गाड़ी है वो टॉप गियर में इसीलिए दौड़ रही है क्योंकि इन दो नतीजों से आपने सीख ली है? भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में हर नतीजों से सीख लेती है और भारतीय जनता पार्टी एक अलग पार्टी है कि इसमें चाहे चुनाव हम जीते चाहे हारे, हम समीक्षा सबसे पहले करते हैं, जीत को आत्मसात करते हैं और हार को भी आत्मसात करने की बात करते हैं। लेकिन ये आने वाला जो चुनाव है उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में जो है जो चुनाव है, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा सीट देने वाला राज्य है। और यहाँ पर आज तक ऐसा हुआ है, 2-3 बार ही ऐसा हुआ है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार ये काम किया है कि 80% से ऊपर सीटें जीती हैं। 14 में भी हम लोग लगभग 72-73 सीट जीते थे और अभी 66 सीटों पर हम लोग हैं। इसके पहले 77 में और 84 में जब चुनाव हुआ था, तभी ऐसा 85 में चुनाव हुआ था तो हुआ था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस समय माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो जन कल्याण और लोक कल्याण के काम कर रही है, जनता के बीच में रहने का काम कर रही है, इसलिए जनता ने पिछले 2019 के चुनाव में लगभग 50% चुनाव वोट देकर हमको अपना आशीर्वाद दिया था। 14 से 19 में समाजवादी पार्टी का वोट परसेंटेज घट गया था। बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज लगभग बराबर रहा। वो अपने जो है वो हमारे साथ ये सपा के साथ मिलकर लड़े, लेकिन सीटें इन लोगों की बहुत कम आई। आज हम लोग अपने 50% को आगे बढ़ाने की तरफ अग्रसर हैं, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी बहुत बड़ा योगदान देता है।
ठीक है, हमारे अब मैं साथ सीधा सभी रुक वर्गों करती के हूँ। लोग ठीक है, हैं। मैं वापस आपके पास आऊंगी, सीधा रुक करते हैं। देखिए महेश आर्य जी का, देखिए अभी अश्विनी शाही जी ने साफ तौर पर कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबको एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। और साथ ही सामाजिक न्याय की बात करी तो वहीं अखिलेश यादव भी सामाजिक न्याय के मुद्दे को लेकर के एक रैली निकाल रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आप किस तरीके से तैयार है उससे डटकर मुकाबला करने के लिए, क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। और मैडम, आपकी आवाज वापस आ रही है। ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलती हूँ क्लियर कि नहीं होगा। आवाज महेश आर्य जी की ठीक कराई जाए। जी जी। ठीक है, तो हमारी टीम मैं कह लगातार रहा लगी था हुई कि है। ठीक है जी महेश जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का जो कहती है वो करती तो है नहीं। सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देने वाली भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी वर्गों के लिए के साथ अन्याय किया है, उनके साथ अन्याय नहीं किया है, उनको छलने का काम किया हो। चाहे बेटी पढ़ाओ की बात करें तो आज उनके साथ किस तरीके से हालात हो रहे हैं। चाहे वो हाथरस का कांड हो, उस बेटी को न्याय नहीं मिला। चाहे वो उन्नाव की बेटी हो, उसको न्याय नहीं मिला। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में कितने कितने बलात्कार आए दिन हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अफसोस तो वहां जाता है कि इसी पार्टी के लीडर उसमें इन्वॉल्व है। आज बहुत बड़ा जो पहलवान था, उसने अपने ही पहलवानों के, जो महिला पहलवान जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया, जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे, और उनके साथ भी अत्याचार हुआ, उनको न्याय नहीं दिया जा रहा है। और लंबे समय से वो आंदोलित रहे हैं और आज उनको डरा धमका के मुझे लगता है कि किसी तरीके से आंदोलन वापस कराने के लिए उनको किया गया है। लेकिन न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। किसान, आपकी बात करें, जो किसान अन्नदाता है, तो अन्नदाता के लिए इन्होंने कहा था हम किसान के बहुत समर्थन में काम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि किसान जब कोरोना के काल में, लॉकडाउन में पूरा देश डूबा था, तो ये साजिश वाली पार्टी, जो झूठ बोल पार्टी, इन्होंने उस लॉकडाउन का आपदा का लाभ उठाते हुए और चुपके चुपके 3 काले कानून बना दिए, जिससे कि किसानों की जमीन भी हथियाने की कोशिश की। लंबा उनको जब जाग गए किसान, तो किसानों ने उसके खिलाफ आंदोलन चलाया और देश के प्रधानमंत्री जो सबका साथ सबका विकास का नारा लेके आए थे, उन किसानों के साथ भी अन्याय किया और 700 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई और उनके लिए एक शब्द भी नहीं कहा। और यहाँ तक कि ये समझिए कि उनके चूल्हे कैसे जलते हैं, बर्बाद हो गए। उनके लिए कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। और जब देश का दबाव बना, किसानों का दबाव बना, मीडिया का दबाव बना, मैं समझता हूँ कोर्ट का भी, उसके बाद देश का जो सबसे 56 इंच वाला प्रधानमंत्री ने वो तीनों काले कानून वापस लिए। चलिए लेकिन देखिए और एक महेश जी, भले आश्वासन ही दिया, दबाव रहा हो, मैडम चाहे वो मेरी बात कोर्ट का रहा हो, चाहे वो आश्वासन मीडिया दिया का रहा था, हो, लेकिन एक देखिए सेकंड, किसानों के हित में फैसला आश्वासन हुआ दिया और तीनों था, काले कानूनों को आश्वासन वापस दिया ले लिया था गया, कि जो कि कहीं हम ना कहीं अब एमएसपी के किसानों से लिए संतुष्ट भी हैं। कानून ठीक बनाएंगे, है लेकिन आज महेश तक आर्य नहीं जी, मैं बनाया वापस गया। आपके पास आऊंगी। अब मैं सीधा एक बार चलती हूँ आमिर साबरी जी के पास। देखिए आमिर आवाज साबरी मेरी जी, ठीक कराइए, आवाज। ठीक है, मैं अपनी टीम से बोलती हूँ कि वो आपकी आवाज को ठीक कराए, लेकिन अब सीधा मैं रुक करती हूँ। देखिए आमिर साबरी जी का, देखिए आमिर जी, जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उस दौरान जो सपा है वो बसपा के साथ थी, तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान या यूं कहे खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें, चाहे वो सपा हो, चाहे वो बसपा हो, या चाहे वो कांग्रेस ही क्यों ना हो, देखिए तो कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि तीनों ही पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। तो क्या इसका फायदा सीधा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा आमिर जी? जी आमिर जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो ठीक है, हम वापस रुक करेंगे आमिर साबरी जी का। लेकिन देखिए अश्विनी शाही जी, अभी आपने कहा कि आप हर एक जाति, हर एक वर्ग को और समाज के हर एक तबकों को साथ में लेकर के चलते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से जब जब यात्रा निकाली गई है तब तब समाजवादी पार्टी को उसका फायदा हुआ है। देखिए अगर हम बात करें 2012 की, तो अखिलेश यादव साइकिल पर सवार हुए थे, तब वो यूपी के सीएम बने थे। 2022 में जो पार्टी है वो विजय रथ पर सवार हुई थी। भले ही पार्टी के जो नतीजे हैं वो पक्ष में नहीं रहे थे, लेकिन पार्टी की सीट बड़ी थी। और इस बार भी अखिलेश यादव एक रथ पर सवार होकर प्रशिक्षण शिविर के साथ ही लोगों के बीच इस रथ को लेकर के पहुंच रहे हैं। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्लान क्या है और भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है? अश्विनी जी, देखिए अखिलेश यादव जी रथ पर चढ़े, साइकिल पर चढ़े, चाहे जिस पर चढ़े, उत्तर प्रदेश की जनता उनको जान चुकी है और लगातार देखिए कितने चुनाव वो हारते आ रहे हैं। 12 के बाद बताइए कितने चुनाव हारते आ रहे हैं। अरे 14 जीते हम लोग, 17 हम लोग जीते, 19 जीते, 22 जीते और उपचुनाव जीते। ये इतने चुनाव वो हार चुके हैं
और सब पर वो रथ पर ही सवार रहे हैं। लेकिन अभी अश्विनी तो जी पिछले देखिए, भले ही वो रथ पर सवार थे, वो चुनाव हार गए, लेकिन उनका वोटिंग परसेंटेज लगातार हर एक चुनावों में बढ़ता जा रहा है। आप इस बात को भी नकार नहीं सकते अश्विनी जी। नहीं, कैसे बढ़ता जा रहा है वोटिंग परसेंटेज जो है। आप इनका वोटिंग परसेंटेज जो है 14 में क्या था और 19 में क्या था, घट गया उनका वोट परसेंटेज। हम्म। तो हाँ, 22 में उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है, हम्म। इसको नकारा भी नहीं जा सकता। हम्म। लेकिन अब आप कह रहे हैं वोटिंग परसेंटेज घटता नहीं, 14 में उनका वोट परसेंट और 19 का वोट परसेंटेज देख लीजिए। हम्म। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज 14 में देखिए और 19 में देखिए। हम लोग लगभग 50% पा गए, जो 42% 43% वोट पाए थे हम लोगों का वोट परसेंटेज बढ़ता जा रहा है और उनका इस बार बढ़ा है, इसमें नकारा नहीं जा सकता, बढ़ा है। मगर जनता के बीच में जाने का देखिए समय अब बहुत, इस बार अभी ओम प्रकाश राजभर जी आजमगढ़ का चुनाव लड़ रहे थे, उनके साथ उन्होंने कहा कि घर से बाहर नहीं निकले, ट्विटर पर रहते हैं। चलिए, इस बार जो है मंदिर मंदिर जाने का कार्यक्रम शुरू हो गया है उनका। एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करेंगे, एमओआई समीकरण की, अब नैमिषारण्य मंदिर में घूम रहे हैं। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण कर रहे हैं, जनता जानती है कि उनका हिंदू के लिए क्या मन में भाव है और तुष्टीकरण की राजनीति वो कैसे करते हैं। उत्तर प्रदेश का जो विकास योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं, मुस्कान जी बस 30 सेकंड में खत्म करता हूं अपनी बात। ठीक है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, आज देखिए कितने एयरपोर्ट बने उत्तर प्रदेश में, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लैंड लॉक होने के बावजूद, पूरा स्टेट लैंड लॉक है, लेकिन पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सड़कों का, वो अखिलेश यादव जी एक उससे एक्सप्रेस वे से नीचे नहीं उतरे हैं। हम लोग 17-18 बना रहे हैं, उसमें 4, 5, 6 तो चालू हो चुके हैं। हम लोगों ने वाटरवेज चालू कर दिया। 35 लाख करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट आए हैं, अब वो धीरे धीरे आधारभूत संरचना पर आगे बढ़ रहे हैं, फिल्म सिटी का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए अश्विनी जी, बिल्कुल आपने काम बहुत किया और कहीं ना कहीं ये काम आपके टिप्स पे थे, जिसने आपको ये आपने समझाने का प्रयास किया बखूबी कि क्या कुछ काम भारतीय जनता पार्टी ने यूपी में सत्ता में रहते हुए काम किए हैं। लेकिन आपके इतने काम करने के बावजूद भी समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी नेता है वो असुर है। जो नेता है, देखिए रामगोपाल यादव जी का तो आपने बयान सुना ही होगा अश्विनी जी, कि उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी असुरों की पार्टी है जिसका नाश करेगी समाजवादी पार्टी। तो अगर आपने इतने काम किए उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी में असुर हैं। देखिए, अब ये तो उनकी भाषा है, वो तो हमेशा देखिए रामचरितमानस पर राम जी को गाली दिलवाते हैं, तुलसीदास जी को भला बुरा कहते हैं, और जो नेता कहता है उसको राष्ट्रीय महासचिव बनाते हैं। तो उसमें इनका दोष नहीं है, ये दोष जो है उनका एक टेक्निकल लोचा है उन लोगों के साथ, जो केमिकल लोचा के साथ मिल गया है। अब भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम की पार्टी है, जिसके एजेंडे में राम मंदिर था, जो हमेशा लेकर चली है, राम का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ी है, अब उसको अगर असुरों की पार्टी कहा जाए तो यही तो जनता देख रही है कि राम के जो लोग थे उनका वध करने वाला कौन था, वो असुर था या भारतीय जनता पार्टी असुर है। राम जी का मजाक उड़ाने वाला असुर है कि हम लोग असुर हैं। तो ये असुरों की बात उनको करने दीजिए। लेकिन अगर वो देवता ही बन रहे हैं, इतने बड़े देवता बन रहे हैं, तो जनता उनको फिर से जवाब अभी दिया है। 19 में जवाब दिया, 22 में जवाब दिया, फिर 24 में भी जवाब दिया। देखिए महेश आर्य जी, बीते दिनों का बयान तो आपने भी सुना होगा, जब रामगोपाल यादव ने कहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो असुरों की पार्टी है। लेकिन अब तो ये भी कहा जा रहा है कि आप ही की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का अनुसरण करते हुए उन्हीं की रणनीति पर चल रही है। तो अगर वो असुरों की पार्टी है तो फिर आखिर जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी से मिलती जुलती कैसे है समाजवादी पार्टी की? देखिए मैडम, ये आप कहना कि भी अनुसरण समाजवादी पार्टी बीजेपी को कर रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी एक मूवमेंट बेस्ड पार्टी है और महापुरुषों के विचारों पर आधारित पार्टी है, तो अनुसरण ये लोग करेंगे। समस्या वहां आती है कि ये हिंदुत्व का कॉपीराइट करा के चले हैं। भगवान राम के मंदिर का, बजरंग बली का, इनका सबका कॉपीराइट इन्होंने करा के रखा है। इसलिए सिर्फ ये हिंदू है और बाकी लोग सब कुछ
पता नहीं क्या है। इनकी नजर में यही देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, बाकी देशद्रोही है। तो इसलिए ये तो पूरी तरह से मुझे नहीं लगता कि इनका देश से प्रेम है या मंदिर से प्रेम है। अगर एक बड़ा मामला आया था और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान के बदौलत जिस संविधान को ये सम्मान नहीं देते, जिस संविधान की ये उसको होली जलाते हैं, इनके लोग उसको जलाते हैं, प्रतियां जलाते हैं, और उसी संविधान के तहत हाउस में जाते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा का मुंह देख पाते हैं और बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठते हैं। उसी संविधान के तहत ही न्यायालय से आदेश हुआ और पूरे देश ने स्वीकार किया। और मैं समझता हूं जिन मुसलमानों के खिलाफ लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी मुहिम चलाती रही है, लेकिन एक भी मुसलमान भाई ने उसके कान नहीं हिलाया, कोई विरोध नहीं किया और उसका सभी वर्गों ने सम्मान किया। हमारे और दूसरी पार्टी विपक्ष का लीडर यदि किसी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाता है, इनके पेट में बड़ा दर्द होने लगता है और ये कहने लगते हैं मेरी तो जमीन गई। तो इसलिए जब हमारा नेता मंदिर की तरफ जाते हैं तो इनके विरोधी, इनके जो पार्टी के गुंडे लोग पाले हुए, वो लोग जाकर के काले झंडे दिखाने का काम करते हैं, उनको रोकने का काम करते हैं, उनको डिस्टरबेंस करने का काम करते हैं और उससे भावना से वंचित करते हैं, क्योंकि ये चाहते हैं अगर वहां जाएंगे तो लोगों में ये मैसेज आएगा। और अगर नहीं जा पाते हैं तो ये कहते हैं कि मुस्लिम परस्त पार्टी है। और आज आप देख रहे हैं कि ये झूठ बोलने वाली पार्टी, बड़का झूठ बोल पार्टी, आप जो हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर कई बार सरकार बनाई है, इन्होंने अपनी विकास के आधार पर नहीं बनाई। जो भी इनको बहुमत मिला, जो भी इन्होंने वोटों को लूटा, लोगों को मूर्ख बना के लूटा है, मुसलमानों के साथ हिंदुओं को लड़ा के लूटा है, ध्रुवीकरण करके लूटा है। यही एजेंडा चुनाव के आते आते हिंदू मुस्लिम पे ले आते हैं। और आज इनकी ऐसी मजबूरी हो गई है कि ये पसमानदा समाज के नाम पर उनके कार्यक्रम करते हैं, उनके बीच में जा रहे हैं और उनसे कहते हैं कि भाई माई बाप हमारे कटोरी में आप वोट डाल दीजिए। तो ये हिंदू वर्ग जिन्होंने इनको हिंदुत्व के रक्षक के लिए इनको वोट दिया था, आज वो कहां जाएंगे। और हिंदुओं में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो जिसको दलित कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं और आदिवासी कहते हैं, उनके साथ इनको सम्मान कभी देने का ये पार्टी काम नहीं करती। तो पसमानदा समाज सोच सकता है, बुद्धिजीवी वर्ग है, कि जब ये हिंदू होकर के भी हिंदुओं के साथ न्याय नहीं कर सकते, दलितों को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते, आदिवासी जैसे राष्ट्रपति जैसे पद पर बैठे हुए राष्ट्रपति को जो मंदिर का जो होता है, संसद भवन का उद्घाटन होता है, उसमें इन्वाइट तक नहीं किया जाता है। जब राम मंदिर बनता है उसमें उस तत्कालीन राष्ट्रपति दलित शेड्यूल के होते हैं, उनको इन्वाइट नहीं किया जाता। ये देशद्रोही देश को तोड़ने वाली पार्टी है। और ये मैं समझता हूं कि इनकी कलई खुल चुकी है। धीरे धीरे करके जब दरकाव आ जाता है तो बड़ी से बड़ी मजबूत इमारत भी ढहरा के गिर जाती है। तो ऐसे हाल भारतीय जनता पार्टी को होगा। जिस तरीके से 89 में 2 सीटों पे थी, आज वो पूरा प्रचंड बहुमत में है, तो ये पूरी तरीके से नीचे दरकाव आ गया है और इनका ढलान निश्चित शुरू हो गया। 2022 में समाजवादी पार्टी और एलाइस के अगर वोटों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ज्यादा है। और मैं समझता हूं इन्होंने साम दाम दंड में नहीं चलाया होता तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनती। आज मुद्दे ज्यों के तो हैं, गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी का है, आरक्षण का है, पिछड़ी जातियों के जो जनगणना का है, वो ज्यों के तो है, इनको वोट क्यों कोई देना पसंद करेगा। लेकिन अब मैं सीधा रुक करती हूँ, देखिए आमिर साबरी जी का। देखिए आमिर जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? जी आ रही है, रुक के आ रही है बात। ठीक है, देखिए आमिर जी, अगर हम 2019 के नतीजों पर एक नजर डालें तो उस नतीजों के दौरान समाजवादी पार्टी और बसपा का आपस में गठबंधन था, जिसका जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी ने उठाया था। लेकिन अब के अगर हम समीकरणों को गौर करें तो इस बार सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों ही अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। लेकिन इसका फायदा क्या सीधा बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई देगा? बहुत शुक्रिया मुस्कान जी। देखिए बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त, मेरी आवाज मुझे को पलट रही है, मुस्कान जी जरा सही करा दीजिए। ठीक है, मैं अपनी टीम से कहती हूँ आमिर जी कि आपकी आवाज को ठीक कराया जाए, तब तक आप अपनी बातें रखिए। देखिए आपने बिल्कुल दुरुस्त बात कही है कि अगर ये सब मिलकर अलग अलग लड़ते हैं तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। लेकिन अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि सब लोग अलग अलग लड़ेंगे। अभी कुछ तैयारी, चुनाव में काफी टाइम है और मैं समझता हूँ राजनीतिक पटाचेप कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जिस तरीके से 2019 का अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन से चुनाव हुआ था, तो इसका रिजल्ट भी सामने आया था कि समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी और बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें लेकर के आई थी।
तो इस बार भी चूंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की जो नूरा कुश्ती है मुस्कान जी, ये आज से नहीं है, काफी समय चली आ रही है और इसको कोई नकार नहीं सकता है। और ये देश की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है, क्योंकि अभी आप देख लीजिए जब जब चुनाव आता है तब एक चुनाव को एक ही मूड में लाया जाता है, भाजपा वर्सेस सपा, सपा वर्सेस भाजपा, लेकिन अन्य पार्टियों को मीडिया भी किनारे कर देती है। बड़ा अफसोस की बात यह है कि जो पार्टियां मेहनत कर रही है उनको मीडिया न दिखा कर सिर्फ सपा और भाजपा कर देती है। अच्छा, राम गोपाल जी ने भी थोड़ी कट की आवाज आ रही थी, आपने कहा था कि उन्होंने, राम गोपाल जी ने बयान दिया था कि हम भाजपा को, वो असुर है पार्टी है, उसको खत्म कर देंगे। लेकिन राम गोपाल यादव के बस की बात नहीं है कि खत्म कर दें, ना ही समाजवादी पार्टी के बस की बात है कि भाजपा खत्म कर दें, क्योंकि जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है पूरा देश जानता है कि तब भारतीय जनता पार्टी मजबूत तरीके से प्रदेश में और देश में उभरी है। और यही हाल है कि आज भी भारतीय जनता पार्टी 2022 में आई है, मुसलमानों में एक मैसेज गया कि सपा ही भाजपा को हरा सकती है। मुसलमानों का जो ही एक तरफा वोट के मोड में आया, तभी भारतीय जनता पार्टी का जो वोट कट रहा था वो भी भाजपा को मिल गया। वैसे तो देखिए जब जब चुनाव होता है भाजपा भी एक नारा देती है, सनातनी सनातनी सनातनी, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है तो फिर उसको भी दलित अलग दिखने लगते हैं, ओबीसी अलग दिखने लगते हैं, ब्राह्मण अलग दिखने लगते हैं, ठाकुर अलग दिखने लगते हैं। और इस सरकार में तो बिल्कुल कहना चाहिए मुस्कान जी कि भ्रष्टाचार की, अपराध की पराकाष्ठा हो गई है। तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि इनके पास है ही नहीं। बस अभी जैसे एक ही मुद्दा है राम मंदिर का, अभी चुनाव, अमित शाह का एक बयान आया था कि जनवरी में हम उसका उद्घाटन करेंगे। तो अब आप बताइए, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, और तो भाजपा ही नहीं, समाजवादी पार्टी भी मुद्दा विहीन हो चुकी है। ना इनके पास सड़क पर उतरने के लिए कोई मुद्दा बचा है, ना भाजपा के पास बचा है। अब कुल मिला के एक बात आती है तुष्टीकरण। अरे भाई, तुष्टीकरण किसके लिए करा अखिलेश ने, क्यों करा? भाई आप बताइए, मुसलमानों को 5 साल इनकी सरकार रही, 12-17 तक। मुस्कान जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों को क्या दिया? दिए भयानक दंगे, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, कराना, इतने भयानक दंगे दिए कि आज तक मुसलमान उससे उबर नहीं पाया। लेकिन 2022 में फिर मुसलमानों ने लगा के सपा को बोल दिया। क्यों? देखिए, अगर आमिर जी हम सपा की बात करें तो सपा के दौरान तो पत्रकारों के साथ भी बदसलूकी हुई है, इसको भी हम नकार नहीं सकते। अश्विनी शाह जी, आप कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे थे, 10 सेकंड में उसको दीजिए। जी देखिए मुस्कान जी, आमिर भाई अभी कह रहे थे कि दंगे दिए और वो दिए, लेकिन फिर भी मुसलमानों ने उनको दिया। बहुत सी चीजें ऐसी हुई तुष्टीकरण की। पत्रकारों का आपने नाम लिया, जागेंद्र स्वरूप को जलाकर मार दिया गया। शाहजहांपुर में देखिए, अभी संभल में कुछ दिन पहले जो है किस तरीके से पत्रकारों को पीटा गया अखिलेश जी की मौजूदगी में। तो वो सब तो चीजें हुई हैं, तो मगर तुष्टीकरण की राजनीति माननीय मुलायम सिंह जी से लेकर, जुल्म तो पत्रकारों पर आपकी भी सरकार में हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल अश्विनी जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, मैं आमिर सावरी जी की बातों को बिल्कुल सही मानती हूँ। देखिए, कानून व्यवस्था का अगर हम बात करें तो वो आपके सरकार में भी नहीं है। देखिए, कोर्ट परिसर के अंदर मार दिया जाता है, पुलिस के अभिरक्षा में अतीक अशरफ को मार दिया जाता है, उमेश पल हत्याकांड हो जाता है। तो देखिए, कानून का राज अगर आप ये दावे के साथ कह रहे हैं कि कायम है, तो ये शायद कोई भी नहीं मानेगा। अश्विनी जी देखिए मुस्कान जी, 25 करोड़ लोगों का ये प्रदेश है, और इसमें जो है आप मैं ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, ये सब आप लोगों के पास है। कौन सा अपराध हुआ है जिसमें अपराधी तुरंत नहीं पकड़ लिए गए? अपवाद छोड़ देते, अपवाद हर जगह होते हैं। कोई भी अपराध, अभी उस दिन हुआ वहां पकड़ा गया। अश्विनी जी, आप ठीक कर रहे हैं। अश्विनी जी, गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता कहाँ है? अभी आपने जिक्र किया कि एक्सेप्शन केस है, लेकिन गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता वो धूल झोंक करके पता नहीं कहाँ पे है। इसको लेकर के क्या है आपके पास कहने के लिए? क्या कर रही है एसआईटी? देखिए, जब आप इतना सुनने के बाद कि मैंने कहा कि अपवाद हो सकते हैं, उनकी भी खोजबीन चालू है, वो भी मिल जाएंगे। कहीं ऐसा नहीं है कि भाग के जाएंगे, क्योंकि अभी जब कुछ दिन पहले जब असद जब मारा गया पुलिस पर गोली चलाते हुए, तो यही हमारे विरोधी दल के लोग और मीडिया के भाई बहन हमसे पूछ रहे थे कि कहाँ है असद, क्यों नहीं वो आप कर रहे हैं? वो पुलिस पर गोली चलाता हुआ मारा गया, तो उसके बाद शांति हो गई सर। तो लोग जो है, देखिए सवाल तो रहेंगे, जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे तब तक सवाल रहेंगे। मगर थोड़ा सा अभी अपवाद मैंने कहा है, बाकी चीजों पर अपराध में, संगठित अपराधों में कमी आई है। उत्तर प्रदेश में आप रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हैं, कहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ पर कार्रवाई ही ना हो रही है। तो मैं भी बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि देखिए, अपराधों में कमी आई है, लेकिन जो अपराध हुए हैं ना, उसने पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाले वो अपराध हुए हैं, जिसको आप भी नकार नहीं सकते।
मुस्कान जी सवाल तो खड़ा तमाम करेंगे थानों लोग। में जो बलात्कार अब के FIR देखिए, कराने अब आमिर महिला भाई ने जरा उनके साथ शांत होकर थानेदारों सुन ने लीजिए। बलात्कार करा है। आमिर कानपुर में जी, ऐसी 10 घटनाएं ऐसी। अरे भाई सुनिए, आप हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं है, आप विश्लेषक है, शांति से सुनिए। अभी 12 से 17 के बीच में सरकार थी, आजम खाजी संसदीय कार्य मंत्री थे, उन्होंने बताया था 1100 पुलिस वालों के ऊपर हमला हुआ था उनकी सरकार में। अब आप बता दीजिए वहां पर जो है मथुरा में किस तरीके से एसपी सिटी को मारा गया, वो सरोजिनी नगर में दरोगा किस तरीके से हत्या हुई। आज पुलिस के ऊपर डायरेक्ट जो है कितने अपराध हो रहे हैं, जरा बता दीजिए। कौन गुंडे की हिम्मत है कि जो पुलिस के ऊपर कर दे, और जो अगर पुलिस के ऊपर गोली चला रहा है तो वो मारा जा रहा है। बिल्कुल सही कहा कि देखिए पुलिस पर अपराध कैसे होगा जब आपकी पुलिस ही चोर बनती जा रही है। देखिए कानपुर देहात का केस आपको पता होगा, जहां पुलिस से लुटेरी बनती है, जहां 50 किलो चांदी के साथ पुलिस को ही पकड़ा जाता है। तो देखिए जब जिस सरकार में पुलिस ही चोर बन जाएगी तब तो फिर जाहिर सी बात है देखिए पुलिस को कुछ नहीं होगा। मैं वापस आऊंगी, सीधा रुक करती हूँ महेश आर्य जी का। देखिए महेश जी, तमाम अभी तथ्यों को भी आपने सुना। अब जिस तरीके से AIMIM मुखर होकर कह चुकी है कि वो यूपी में भी चुनाव लड़ेगी, और समाजवादी पार्टी को लेकर यही कहा जाता है कि वो MY फैक्टर वाली पार्टी है, यानी कि मुस्लिम और यादव फैक्टर वाली पार्टी है। लेकिन अब AIMIM ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। कितनी चुनौती बढ़ गई अब आपके लिए? देखिए मुस्कान जी, ये हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, और ये पूरे देश को, प्रदेश को पता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना रोल अदा करती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ उसकी साठगांठ है, और यही कारण है कि ओवैसी जब भड़काऊ भाषण देते हैं और जब वो अपने भाषणों में आग उगलते हैं, जहर उगलते हैं, समाज को द्वेषित करते, तो लोग उसी समय समझ जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा वही भाषा बोल रहे हैं जो भाजपा बोलती है। तो उसका कोई ज्यादा असर समाजवादी पार्टी पे तो नहीं पड़ने वाला। चुनाव तो अभी भी लड़ाई, चुनाव में तो मैं ये आपने भी समझता देखा था हूँ कि नतीजे क्या आए थे AIMIM के चुनावी मैदान में उतरने से, उसको भी महेश आर्य जी आप दरकिनार नहीं कर सकते। मैं मुस्कान जी आता हूँ, उस पर भी आता हूँ। देखिए मैं जो ये परसेप्शन खड़ा किया जा रहा है कि अगर पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी, हो सकता है अलायंस ना हो तो भारतीय जनता पार्टी की जीत अजय हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के साथ जब अलायंस हुआ तो सबको लग रहा था ठीक है भाई बहुत अच्छा होगा, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के इशारों पर और भारतीय बहुजन समाज पार्टी ने जो अपना रोल प्ले अदा किया, तो उसके बाद धीरे धीरे जो समाज के बीच में ये मैसेज जाने लगा, मुसलमानों में भी, दलितों में भी, पिछड़ों में भी, कि भाई ये अगर बसपा को वोट दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मदद पहुंचाएगा। तो आज समाजवादी पार्टी ने जो अपना प्रयास किया है, बूथ प्रबंधन से लेकर के संगठन जो बनाया है स्टेट लेवल पर और सेंटर बॉडी तक, तो उसमें सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है, और ये कोशिश की है कि जो अम्बेडकरवादी लोग थे, जो बसपा के साथ अम्बेडकरवादी विचारधारा के जुड़े हुए समाज था, वो समाजवादी पार्टी में आ गया। और लंबे समय से ये जो है, अब हमारा अलायंस जो होगा नेचुरल अलायंस, सोशल अलायंस होगा, दल का नहीं होगा। तो जैसे अगर बसपा के साथ अलायंस नहीं होता है तो हमें इस बात की चिंता नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में वो विचारधारा के लोग आ चुके हैं, लोहियावादी, अम्बेडकरवादी, सब मिलकर के उस चीज का मुकाबला करेंगे। एलाइस की पार्ट है तो एलाइस भी आप सोच समझ रहे हैं, इनके साथ एक कदम आगे बढ़ाते हैं। देखिए महेश जी, अगर आप दो पार्टियों की विचारधारा को मिला रहे हैं, समाजवादी पार्टी और बसपा की, तो फिर आप गठबंधन भी कर लीजिए, ये भी एक नया प्रयोग फिर से कर लीजिए, क्या पता इस बार आपको सफलता मिल जाए। नहीं, देखिए हमेशा राजनीति में कुछ भी संभव होता, मैं बिल्कुल इस चीज को नहीं निकारता, और ये चीज हाई लेवल, हाई कमांड के लेवल पर है कि उनकी क्या बातें चल रही है। चुनाव आते आते किस दल से हमारा गठबंधन हो, हमने दरवाजे बंद नहीं किए। समाजवादी पार्टी ने सभी समान विचारधारा के दलों से और नेताओं के लिए दरवाजे खोल करके रखे हैं, और समय आते आते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हमारी पार्टी ने, हम सब ने अधिकार दिया है, तो वो समय तक जो निर्णय करेंगे ले लिया जाएगा, हम स्वीकार करेंगे। 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी अभी तैयारी कर रही है। आप लोग देख रहे हैं कि बूथ स्तर तक का स्ट्रक्चर हमारा बढ़ रहा है, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग उसमें आ रहे हैं, कोई भी वर्ग ऐसा छूता नहीं जिसको हमने उसमें प्रतिनिधित्व उसका नहीं दिया हो। और हम जिस तरीके से पन्ना प्रमुख, इन लोगों ने ये ब्लॉक प्रमुख पता नहीं क्या क्या बना के रखे हैं मंडल, तो मेरा भी अब की बार ये हमारा जो संगठन इन पन्ना प्रमुखों का जवाब देगा। हमारा बूथ स्तर का, मंडल स्तर का और हमारा जोन स्तर का पूरा सिस्टम चल गया, और उसके जो प्रशिक्षण है, जो भारतीय जनता पार्टी हमारी नीतियों को किस तरीके से
बरगलाती हमारे समाज के लोगों को, वोटर के किस तरीके से पिछड़े वर्ग के समाज के लोगों में जिनकी बड़ी संख्या में वोट है उनको बरगलाती है, ये स्कीम की योजनाएं दिखाती है और उसका वोट लेने के बाद न तो उनको कोई अच्छा सम्मान दिया जाता है न उनकी हक दिया जाता है। तो पूरे देश में एक बहस छिड़ी हुई है कि पिछड़ों को आरक्षण के लेके। देखिए अश्विनी जी, कहा गया कि आप जनता का वोट ले लेते हैं, ओबीसी एससी वर्ग का वोट लेते हैं, लेकिन उनको योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचाते। इस बात में जनगणना करने के लिए क्यों राजी नहीं है? ये आरक्षण की बात है, आरक्षण तो अश्विनी जी खा गए, पूरा दलितों का पिछड़ों का आरक्षण खा गए और उसके बाद ये क्या करें, सारी नौकरियां खत्म कर दी। लेकिन तो फिर वोट इनसे कैसे उम्मीद करते हैं? इनसे पूछे हिंदू कौन है? कुछ भी है, हिंदू मुट्ठी वाले लोग हैं, हम लोग उनको सनातनी वही है, उनके आधार पर जिंदगी में आप जीत सकते हैं, प्रधान नहीं बन सकते। लाभ दे रहे हैं, मकानों पर महिला आधी आबादी को मकान बनाकर दे रहे हैं, शौचालय बनाकर हमने दिया, बिजली का कनेक्शन दिया, हमने उनको जो है गैस का सिलेंडर जो है देने की बात की, हमने किसानों को बिजली के बिल माफ करने के लिए इन्होंने वादा किया था 2022 में पैसा देने की बात तो क्या वो हमने तो चतुर्दिक काम किया है। हम तो सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा जो है ये सबके प्रयास से हम जो है लागू किए हुए हैं, तभी तो हमको सभी वर्गों का। ये बताइए 50% वोट हमको मिला उत्तर प्रदेश में 2019 में, तो अकेले एक वर्ग का तो मिला नहीं, एक जाति का तो मिला नहीं, सबका मिला, चाहे वो छोटी जाति हो, बहुत छोटी कम्युनिटी हो या बहुत बड़ी कम्युनिटी हो, हमको सबका वोट मिला है। इनको मिला 22% मिला था जो है 14 में और घट के 17% हो गया 19 में, तो इनका तो वोट घट गया था। लेकिन हम लोग का सभी योजनाओं का लाभ, की बात करिए, 22 में हमारा वोट 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ा है, जितना हम लोगों ने मकानों को भी बड़े हैं मुकाबले के लिए, जो हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, अभी जिन लोगों जो को हम हमने यहाँ पर आपकी कोरोना में जितना शानदार काम किया, 2 बार चढ़ गई है, वही काफी है। दिक्कत उस चीजों से है और जो कि आपने जो वादे किए कुछ भी पूरा नहीं किया, लोगों की जेब खाली कर दिया, ठग लिया, अब जाके घर से बाहर रोजगार छीन लिए, तो शायद पिछड़ों को, गरीबों को, आदिवासियों को, लेकिन एक लाइन इनके लिए कहते हैं बुरा हाल कर दिया उनको। पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, तो हम लोग पद चिन्ह बनाने का काम करते हैं और ये पीछे पीछे चलने का काम करते हैं। कर तो रहे पन्ना प्रमुख का जवाब हम देंगे, हम भी वो करेंगे, तो अच्छी चीज है भाई, संगठन आपको मजबूत करना चाहिए और अब आप लोग कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश जी के बाद हमारी साइकिल डायरेक्टली यूं कहे कि कहीं ना कहीं माना है कि जिस तरीके से पन्ना प्रमुख आप बनाए हैं, कुछ उसी तरीके से वो भी बनाएंगे और टिट फॉर टैट के फॉर्मूले पर ही जवाब देंगे। देखिए मैं एक आखिरी कमेंट लूंगी सीधा आमिर साबरी जी से। देखिए आमिर साबरी जी, अखिलेश यादव वही सपा सुप्रीमो है, जब रामचरितमानस को लेकर टिप्पणी की जाती है तब वो चुप रहते हैं, और जब ये कहा जाता है कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तब भी अखिलेश यादव चुप रहते हैं। ऐसे में अब अखिलेश यादव नैमिषारण्य, जो कि एक धार्मिक स्थली कही जाती है, वहां से अपने कार्यक्रमों को 2024 के चुनावों को धार देने का प्रयास कर रहे हैं। उनका ये फॉर्मूला कितना काम आएगा आमिर साबरी जी? जिसका सुंदरीकरण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए 2019 में जो इनका समझौता हुआ था सपा और बसपा का, जो रिजल्ट आना चाहिए था वो रिजल्ट नहीं आया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो यादवों का वोट बसपा को नहीं मिला और बसपा का दलित वोट यादवों का नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट जो था जो दोनों को मिला, जिसके सीट तय वो 5 सीटें जीत गए, वो 10 जीत गई। लेकिन कुल मिलाकर के जो इनका हालात है आज की तारीख में, इनके पास समाजवादी पार्टी के पास जो अपना बेस वोट मुस्लिम और यादव, जो भी आपने कहा एमवाई फैक्टर होता था, तो एमवाई फैक्टर होता था है नहीं, पहले तो ये समझ लीजिए। क्योंकि यादव वोट टोटल जो प्रदेश के अंदर है 8 से 8.5% वोट है, इनको 6% वोट मिलता था, उसमें भी आधा % भाजपा में चला गया है, तो बचा इनके पास 2.5 से 3% वोट। अब मुस्लिम वोट की बदौलत ये सारी सीटें जीत लेंगे तो मुंगेरीलाल सपनों के जैसे हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आमिर जी इस बार एआईएमआईएम भी चुनौती है, तो हो सकता है कि जो 3% वोट की आप बात कर रहे हैं वो भी छिटक जाए इनसे। देखिए ये मुद्दा भिन्न पार्टियां दोनों, इनको तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके ही चुनाव लड़ना है, ना ये मुद्दों पर चुनाव लड़ना है, ना वो मुद्दों पर चुनाव लड़ना है। अब बड़ा सवाल ये है मुस्कान जी, देखिए तमाम मुद्दे हैं, तमाम जनहित के मुद्दे हैं, लेकिन भाजपा तो खैर कभी नहीं छुए, वो तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम में ही लटकाए रहे। लेकिन आज की तारीख में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं वो भी मुद्दों की बात नहीं करते हैं, वो टिफिन की तो बात करते हैं, लेकिन हवा हवाई। आप बताइए 6 साल के अंदर एनआरसी से लेकर तमाम मुस्लिम मुद्दे रहे उत्तर प्रदेश के अंदर, किसी मुस्लिम मुद्दों पर नहीं बोले। चलिए छोड़ दिए मुसलमानों को, जनहित के मुद्दों पे कभी नहीं बोले। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जनहित के जिसपे अखिलेश जी बोल सकते हैं, लेकिन नहीं बोले। अब बयान दे रहे हैं राम गोपाल जी आमिर भाई तो आज मुझे लगता है करेला खा के आए हैं, इसलिए इनके अंदर कड़वा कड़वा निकला, इनको हमारी कोई अच्छाई दिखाई नहीं पड़ती। मुझे लगता है कहीं इनका भी कोई
क्या रिश्ता देखिए है महेश जी, जो बीजेपी सच के होता साथ? है वो जरा कड़वा होता है, और वो एक बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं। अगर उन्होंने भाजपा की गलत चीजों को, गलत योजनाओं को बताया, तो उसने सपा की भी गलत योजनाओं को बताया, तो उन पे सवाल खड़े तो करना ये मुझे बिल्कुल लगता भी है कि लाजमी ये भी नहीं है, उसी क्योंकि वो समाज से कहीं ना ताल्लुक कहीं रखते आपको हैं। सच से रूबरू करा रहे हैं, जो अब आने वाले समय में हो सकता है समझ भी जाए। फिलहाल वक्त हमें इतनी ही इजाजत देता है, लेकिन आपको बताते चले कि जो चुनाव है वो हर एक पार्टी के लिए अहम है, जिसके लिए तमाम पार्टियों की रणनीति तैयार है। और धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि जो लोकसभा चुनाव है उसमें तमाम तरीके के जो एक्सपेरिमेंट है वो किए जा रहे हैं। कई गठबंधन का दौर जारी है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी अब अकेले ही चुनावी मैदान में है, क्योंकि चुनाव से पहले एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है, फिर चाहे वो 2017 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव हो, या फिर 2019 का लोकसभा चुनाव हो। 2022 के लोकसभा चुनाव में भी एक्सपेरिमेंट देखने को मिला था, और इस बार के लोकसभा यानी कि जो आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव है उसमें भी एक्सपेरिमेंट का दौर जारी है। सभी पार्टियां एक्सपेरिमेंट कर रही है, क्योंकि जीतना हर एक पार्टी के लिए जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर एक पार्टी दिल्ली तक पहुंचना चाहती है, और यह कहा गया है कि जो दिल्ली का रास्ता है वो यूपी की राजनीति से होकर जाता है। यही वजह है कि हर एक पार्टी का फोकस सबसे ज्यादा यूपी पर है, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी यूपी के 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीतने का लक्ष्य रखा है। तो समाजवादी पार्टी भी अब पूरी जोर आजमाइश करती हुई दिखाई दे रही है, ताकि वो जो भारतीय जनता पार्टी का किला है उसको तो ढहा सके, साथ ही जो वोटर्स है उनको अपने पक्ष में कर सके। लेकिन जिस तरीके से इस बार बसपा चुनावी मैदान में एक्टिव हो चुकी है, और जिस तरीके से एआईएमआईएम की भी एंट्री लोकसभा चुनाव में यूपी में हो चुकी है, तो उस बात को नकारा नहीं जा सकता कि ये सभी पार्टियां अगर आपस में चुनाव नहीं लड़ती हैं, अलग अलग चुनाव लड़ती हैं, तो इसका सीधा जो फायदा है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।